हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। MGA अध्याय 5 एज और ड्रैगन। संस्थापक सूर्य और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद हॉल के बाहर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी और एक शिष्य तेजी से दौड़कर वहां पहुंचा। वो व्यक्ति डुआन युक्सुआन था, लेकिन उससे पहले की तुलना में ऐसा लग रहा था कि वे दो बिल्कुल अलग व्यक्ति थे। बिखरे बाल, पसीने से लथपथ, जोर जोर से हाँफते हुए ऊंचे मंच की ओर ऐसे दौड़ रहा था मानो वह पागल हो। हा, अंत में मैं प्रथम हूँ। तुम छोटे बच्चे यांग तियानयू, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। मैंने 6 साल तक बाहरी प्रांगण में छिपकर कष्ट सहा। ये किस लिए था? मैं अभी बता दूं, यह इनके लिए था। डुआन युक्सुआन भागा और खुशी से चिल्लाया, मानो उस पर किसी राक्षस का साया हो। उसकी आंखें ऊंचे मंच पर जमी हुई थीं और उसने हॉल में भयंकर जानवरों की लाशों पर ध्यान ही नहीं दिया। फुसफुसाहट वह छलांग लगाकर स्थिर होकर ऊंचे मंच पर उतरा, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराने लगा, नीचे देखने पर उसे साफ आसमान में बिजली चमकने जैसी अनुभूति हुई और वह तुरंत चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस ऊंचे मंच पर वह पूरी तरह से खाली था। वहां एक भी बाल नहीं था। अरे, यह क्या है? काफी देर बाद उसने फिर से ध्यान लगाया। तभी उसने देखा कि हर जगह ताज़ा खून फैला हुआ था और हॉल में 40 भयंकर जानवरों की लाशें बिखरी हुई थीं। प्रत्येक भयंकर जानवर की मृत्यु अत्यंत हृदय विदारक और अत्यंत रक्तरंजित थी। उस दृश्य ने उसे पूरी तरह से डरा दिया। वह अचानक ऊंचे मंच पर बैठ गया। उसने पलटकर देखा, लेकिन उसने पाया कि परीक्षा पास करने का दरवाज़ा खुला नहीं था। क्या हो रहा है? डुआन युक्सुआन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे और उसके विचार उलझे हुए थे। तारानकन तताता। तारानकन ठीक उसी समय यांग तियानयू भी दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वो रुक गया। हॉल में दृश्य देखने के बाद उसने मंच पर डुआन युक्सुआन को देखा। वो एक खाली चेहरे के साथ घूरता रहा। ये तुमने किया? डुआन युक्सुआन ने हल्के से हंसते हुए कहा, फिर कड़वाहट से कहा, अगर मैं ना कहूं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? बेशक मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तुम्हारे पास इतनी ताकत होना असंभव होगा। यांग तियानयू ने उसे एक नज़र देखा और हॉल में प्रवेश किया। उसने भयंकर जानवरों की लाशों की जांच की। भगवान, यहाँ एक रैंक 4 भयंकर जानवर भी है। ये किसका काम है? काफी देर तक देखने के बाद भी उन्हें इसका जवाब नहीं मिल पाया। उन्हें कभी नहीं पता था कि बाहरी प्रांगण में इतनी ताकतवर कोई व्यक्ति मौजूद है। अंत में उन्हें ये भी संदेह हो गया कि यह स्थिति बड़ों द्वारा ही योजनाबद्ध थी और बड़ों ने प्रथम होने का इनाम ले लिया। लेकिन जब स्तर 3 आत्मा क्षेत्र शिष्य सेना पहुंची, तो नाटकीय दृश्य घटित हुआ। सभी ने सोचा कि यह यांग तियानयू और डुआन युक्सुआन थे जिन्होंने भयंकर जानवरों को मार डाला था और उन दोनों ने इनाम को आपस में बांट लिया था। लेकिन फिर मजेदार बात ये थी कि जब वे भीड़ की प्रशंसा भरी निगाहों का सामना कर रहे थे, तो यांग तियानयू और डुआन युक्सुआन ने इनकार नहीं किया। बस ऐसे ही वे जादुई तरीके से प्रथम स्थान पर आ गए। उनके पीछे विशाल द्वार खुला और जयकारे भी लगे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि जब वे उस विशाल द्वार से बाहर निकलेंगे तो वे आंतरिक दरबार के शिष्य बन जाएंगे और एक नया जीवन आएगा। लेकिन जब लोग जयकारे लगा रहे थे, तभी एक युवक वहां आया और उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह पूरी तरह से नंगा था और रो भी रहा था। वह शिकायत से भरा हुआ गाली दे रहा था, आखिर इतना क्रूर कौन है? उन्होंने न केवल मुझे बेहोश कर दिया, बल्कि मेरे कपड़े भी छीन लिए। यह क्या पागलपन है? उस दृश्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। केवल चू फैंग मुस्कुराया और अपने बेहतरीन अक्षत कपड़ों को देखते हुए धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गया। आंतरिक न्यायालय की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। इसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था,
लेकिन केवल 2000 लोग ही परीक्षा में पास हुए। हालांकि यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। आप आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के बाद ही वास्तविक एजोर ड्रैगन शिष्य बन सकते हैं। साथ ही आपको अधिक बेहतर व्यवहार भी मिलेगा। आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने वाले नए शिष्यों के स्वागत के लिए प्राचीनों ने विशेष रूप से एक भोज का आयोजन भी किया। रात के आसमान में गोल चांद ऊपर लटका हुआ था। भीतरी प्रांगण में खूब गाना बजाना और नाच गाना हो रहा था और इससे खुशी का माहौल चरम पर पहुंच गया। लेकिन चू फैंग दावत में शामिल नहीं हुआ। वो अपने नए निवास के अंदर ही रहा और उसने अपने नंगे ऊपरी शरीर पर अपने घाव को देखा। घाव भर रहा था और ठीक होने की गति बहुत तेज थी। अगर यह उसी गति से चलता रहा तो इसे पूरी तरह से ठीक होने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। उपचार शक्ति दिव्य बिजली द्वारा दी गई थी। तुम क्या हो? तुमने मुझे क्यों चुना? ये पहली बार नहीं था कि चू फैंग ने ये सवाल पूछा था। उसने पहले भी अनगिनत बार पूछा था, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। उसे 5 साल पहले की रात अभी भी याद थी। एजोर प्रांत का आकाश 9 रंगों वाली बिजली से घिरा हुआ था। आसमान दिन की तरह चमक रहा था और बिजली का नाच ड्रैगन की तरह था। आसमान में गरज के साथ बिजली चमक रही थी और धरती कांप रही थी। लोगों को तो ये भी लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है और दहशत के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन चू फैंग, जो केवल 10 साल का था, वह खुद को रोक नहीं सका और दरवाजे से बाहर भाग गया और वह एक विशाल भूमि की ओर बढ़ गया। अभी तक उसे यह नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू उसे उस जगह जाने के लिए आकर्षित कर रहा था। उसके बाद दिव्य बिजली उसके शरीर पर चिपक गई। किसी ने इसे नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली 9 रंगों वाली बिजली उसके दानटियन के अंदर थी। उस दिव्य बिजली ने चू फैंग को इतना मजबूत शरीर दिया। हालांकि चू फैंग को समझ में नहीं आया कि उसके शरीर पर इतनी शक्तिशाली चीज क्यों लगी हुई थी। कोई बात नहीं, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं नहीं पूछूंगा। तुम और मैं आखिर एक ही हैं। चू फैंग राहत से मुस्कुराया। ये दुर्भाग्य नहीं बल्कि किस्मत थी, और अगर ये दुर्भाग्य था तो वो इससे बच नहीं सकता था। अगर ये दिव्य बिजली वास्तव में उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, तो अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब तक दिव्य बिजली से केवल लाभ ही हुआ था, इसलिए उसने इसके बारे में और अधिक सोचने की जहमत नहीं उठाई। चू फैंग ने अपने कपड़े वापस पहने और बिस्तर के सिरहाने रखी किताब पर नजर डाली। किताब पर 3 बड़े बड़े शब्द लिखे थे, 3 थंडर स्टाइल्स। चू फैंग ने किताब उठाई और उसे पलटना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब वो किसी मार्शल स्किल की किताब से रूबरू हुआ था, इसलिए वह अपने दिल में थोड़ा उत्साहित था। रैंक 4 कौशल, 3 थंडर शैलियाँ। एजोर ड्रैगन संस्थापक द्वारा निर्मित। महारत हासिल करने के बाद बिजली की गति, गरजने वाली शक्ति। रैंक 5 कौशल, जितना मजबूत। संक्षिप्त विवरण को देखने के बाद चू फैंग ने ठंडी हवा की सांस ली और आश्चर्य से कहा, यह एक ऐसा कौशल है जो इस स्कूल की स्थापना करने वाले पूर्वज द्वारा बनाया गया था। एजोर ड्रैगन संस्थापक एजोर ड्रैगन स्कूल के संस्थापक थे। 1000 साल पहले वो दुनिया भर में यात्रा करने में बेजोड़ थे। उनके पास आकाश में उड़ने, जमीन में भागने, पहाड़ों को हिलाने और महासागरों को भरने की शक्तियां थीं। वह मार्शल साधना में एक वास्तविक विशेषज्ञ थे। उस युग में एजोर ड्रैगन स्कूल, जिसका नेतृत्व एजोर ड्रैगन संस्थापक द्वारा किया जाता था, को सभी 9 प्रांतों में एक स्कूल कहा जा सकता था। एकमात्र व्यक्ति जो एजोर ड्रैगन स्कूल के खिलाफ प्रतिरोध कर सकता था, वह 9 प्रांतों का वर्तमान अधिपति शाही दरबार था। लेकिन यह अच्छा माहौल ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एजोर ड्रैगन के संस्थापक की मृत्यु के बाद एजोर ड्रैगन स्कूल का पतन शुरू हो गया और यह 9 प्रांतों के शीर्ष स्कूलों की श्रेणी से तेजी से नीचे गिर गया। आज एजोर प्रांत की सीमाओं के भीतर भी वे केवल दूसरे दर्जे के स्कूल थे। हालांकि इससे एजोर ड्रैगन संस्थापक की व्यक्तिगत ताकत पर वास्तव में जोर पड़ता है।
उन्होंने जो कौशल बनाया वह निश्चित रूप से कौशल पुस्तकों में एक बेहतरीन उत्पाद होगा। आप इसे भीख मांगकर नहीं पा सकते, बल्कि संयोग से पा सकते हैं। जैसे ही वह उत्साहित हुआ, चू फैंग ने जल्दी से प्रशिक्षण विधियों को पढ़ा और 3 थंडर शैलियों का अभ्यास करने में सफल होने की शपथ ली। चू फैंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, लेकिन कम से कम उसे 3 थंडर शैलियों को प्रशिक्षित करने के तरीके समझ में आ गए। पहली शैली थी रूप, दूसरी शैली थी इरादा, तीसरी शैली बिजली पैदा कर सकती थी। कुल मिलाकर 3 थंडर शैलियों में प्रशिक्षण लेना बेहद कठिन था, लेकिन चू फैंग इसे आजमाना चाहता था। अपना चेहरा धोने और कुल्ला करने के बाद चू फैंग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह आंतरिक प्रांगण के मार्शल कौशल भवन की ओर चल पड़ा। सबसे पहले मार्शल स्किल बिल्डिंग में मार्शल स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं थीं। साथ ही क्योंकि वह ये नहीं बता सकता था कि वह 3 थंडर स्टाइल्स में ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी दूसरे मार्शल स्किल की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। ये काफ़ी जीवंत है। वह मार्शल स्किल बिल्डिंग में चला गया और अचानक एक बड़ा सा द्वार दिखाई दिया। मार्शल स्किल बिल्डिंग के विशाल मुख्य हॉल में बहुत भीड़ थी, लेकिन यह उचित था। आखिरकार कल आंतरिक प्रांगण में लगभग 2000 शिष्य शामिल हुए थे। वे नए शिष्य शायद कुछ युद्ध कौशल सीखना चाहते थे। मार्शल स्किल बिल्डिंग को 6 मंजिलों में विभाजित किया गया था। पहली मंजिल पर रैंक 1 कौशल चुनने के लिए, दूसरी मंजिल पर रैंक 2 कौशल चुनने के लिए, तीसरी मंजिल पर रैंक 3 कौशल चुनने के लिए और चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल पर मार्शल कौशल सीखने के लिए क्षेत्र थे। चू फैंग ऊपर चढ़ता रहा। उसने पाया कि पहली मंजिल पर लोगों की भीड़ थी, दूसरी मंजिल पर बहुत अच्छी स्थिति थी और तीसरी मंजिल पर बहुत कम लोग थे। ये सब उम्मीदों के मुताबिक ही था। हालांकि यह कहा गया था कि मार्शल कौशल के विभिन्न रैंकों में अलग अलग शक्तियां थीं, लेकिन प्रशिक्षण की कठिनाई भी अलग अलग थी। यही कारण है कि आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने वाले बहुत से लोग रैंक 1 कौशल में प्रशिक्षण शुरू करते थे, फिर उसमें निपुणता प्राप्त करने के बाद वे रैंक 2 चुनते थे, फिर अंत में रैंक 3 चुनते थे। लेकिन चू फैंग का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। भले ही मार्शल कौशल केवल रक्षा के लिए था, चू फैंग को सबसे मजबूत चुनना था। युवक, मेरी सलाह है कि तुम अपनी क्षमता से ज्यादा काम न करो। यहाँ के कौशल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन जैसे ही चू फैंग ने तीसरी मंजिल पर कदम रखा, एक बुरी आवाज उसके कानों में घुसी।